हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जहां पर हम करें इडम एंड फ्रेज इजी ट्रिक्स के साथ। आज हम एफ अल्फाबेट से शुरू होने वाले इडम्स करेंगे। आज का हमारा पहला इडम है फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी मीन्स सावधानी पूर्ण मंद गति नीति। डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, यानी कि कोई एक ऐसी नीति या कोई पॉलिसी जो कोई भी सरकार बना रही है, कोई भी पॉलिसी वो ऐसी हो जो बहुत धीरे काम करे, मंद गति से काम करे, लेकिन अच्छा काम करे, सावधानी पूर्ण काम करे। अब ये जो फैबियन पॉलिसी ये कहाँ से आई है? जो फैबियन है ये फैबियस से आया। फैबियस रोमन सेनापति हुआ करता था। तो जो फैबियस था वैसे तो वो तानाशाह था और बहुत क्रूर था, लेकिन वो बहुत चालाक भी था। जैसे ही उसको ये दिखता था कि सामने उसका जो एनिमी है, उसका जो दुश्मन है, अगर वो उससे स्ट्रांग है, तो वो ये नहीं था कि एकदम से आक्रमण कर देता था उसके ऊपर। वो वेट करता था कि उसकी कमी क्या है, उसकी कमियों को देखता था और फिर यानी कि एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ उस पर हमला करता था। यानी कि अगर वो उसका दुश्मन उससे ज्यादा स्ट्रांग है तो वो उसको पहले उसकी कमियों को ढूंढता था, जहां पर उसका वीक पॉइंट होता था वहां पर वो उस पर अटैक करता था। तो फैबियन पॉलिसी क्या होता था, उसको बहुत मंद गति से काम करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि पहले उसको दुश्मन को समझना पड़ता था कि कितना स्ट्रांग है, कितना नहीं है, उसके वीक पॉइंट्स क्या है, फिर उसको उस हिसाब से वो अटैक करता था। तो इसीलिए जो भी पॉलिसी बहुत धीरे धीरे काम करती है और सावधानी से काम करती है, उसको फिर नाम दे दिया गया फैबियन पॉलिसी, क्योंकि फैबियस जो सेनापति था उसके नाम से ये पॉलिसी बना दी। तो इसको हम याद रखेंगे। फैबियस था उससे आई है फैबियन पॉलिसी, और ये ऐसी पॉलिसी है जो बहुत धीरे काम करती है लेकिन सावधानी पूर्ण काम करती है। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वेयर, निष्पक्ष, इन एन ऑनेस्ट वे, यानी कि जिसमें कोई पक्षपात ना हो, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा फैसला जो किसी का पक्ष ना लेता हो, सही जजमेंट करे, उसको हम फेयर एंड स्क्वेयर कहेंगे। एक्चुअल में ये जो है इडम है, ये स्क्वेयर इसलिए यूज किया। फेयर तो हमें पता है कि साफ सुथरा, जिसमें कोई आनाकानी ना हो या कोई गलत चीज ना हो, फेयर जिसको हम बोलते हैं, फेयर चीज है ये, तो बिल्कुल सही चीज है। स्क्वेयर क्यों यूज किया गया? एक्चुअली जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर एक सिंबल है फेयरनेस का। क्यों? क्योंकि जो स्क्वेयर होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो एक तरह से कोई पक्षपात नहीं होता, सारी साइड्स बराबर है। तो स्क्वेयर एक एज ए सिंबल यूज किया जाता है फेयरनेस के लिए, निष्पक्षता के लिए। तो फेयर एंड स्क्वेयर इसीलिए बोला गया कि स्क्वेयर की चारों साइड बराबर होती है, तो वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो फेयर एंड स्क्वेयर यानी कि निष्पक्ष, बिना पक्षपात के। नेक्स्ट है फेयर सेक्स, नारी जाति, वुमेन। नारी जाति के लिए फेयर सेक्स यूज किया जाता है। फेयर यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, फेयर का मतलब यहाँ पर ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग है। तो ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग वुमेन आप ऐसे याद रख सकते हो कि वुमेन्स ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग। तो फेयर सेक्स मीन्स नारी जाति। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स मुसीबत में साथ न देने वाला, या फिर हम कह सकते हैं शेल्फिश फ्रेंड who are with us only in the favor conditions, यानी only in the suitable conditions, हम ये कह सकते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, अब अगर हम ये देखें, फेयर मीन्स साफ सुथरा, साफ, वेदर मीन्स मौसम, फ्रेंड यानी कि ऐसा फ्रेंड जो अच्छे वेदर में ही आपका साथ दे। यानी कि अगर मान लो वेदर खराब हो गया, वेदर खराब होने का मतलब क्या? सिचुएशंस अगेंस्ट हैं आपके, सिचुएशंस आपके साथ नहीं है, लोग आपके साथ नहीं है, तो उसमें वो फ्रेंड नहीं देगा, फ्रेंड आपका साथ नहीं देगा। यानी कि जब आपका सही समय चल रहा है, गुड वेदर है आपके लिए, तब तो वो फ्रेंड आपका साथ देगा। जब आपका सिचुएशन सही नहीं चल रही तो आपका साथ नहीं देगा। तो उसको हम फेयर वेदर फ्रेंड कहेंगे कि ऐसा फ्रेंड जो सिर्फ अच्छे समय में, फेयर वेदर में ही हमारा साथ देता है। जैसे ही मौसम खराब हुआ, यानी कि हमारे रिश्ते बिगड़े, हम किसी मुसीबत में है, तो वो साथ ना दे, उसको हम कहेंगे फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा फैंसी प्राइस, मुंह मांगी कीमत, एट एनी कॉस्ट और एट एनी डिमांडेड प्राइस। फैंसी प्राइस हमें पता है, फैंसी प्राइस मीन्स कोई भी फैंसी चीज होती है वो हमेशा महंगी ही होती है। फैंसी मीन्स जो दिखावा करने के लिए होती है, दिखावटी होती है। तो फैंसी प्राइस का मतलब हो गया फैंसी चीजों के लिए जो हमें प्राइस पे करनी पड़ेगी, जो कीमत चुकानी पड़ेगी, वो कैसे होगी? बहुत महंगी होगी। बहुत महंगी का मतलब क्या होगा? मुंह मांगी कीमत। भाई हमें कोई चीज पसंद आ गई है तो हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, पसंद आ गई है तो जो वो मांग रहा है उसे दे दो। तो फैंसी प्राइस का मतलब है मुंह मांगी कीमत, एंड एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट है फेदर इन द कैप, अच्छी उपलब्धि, एडिशनल सक्सेस।
फेदर इन द कैप क्या है? कैप हो गई टोपी, टोपी में फेदर लगाना। फेदर मीन्स जो पंख, जैसे किसी भी पक्षी का पंख होता है वो कैप में लगा देना। एक्चुअली पहले क्या होता था, पुराने जमाने में जो सिपाही होते थे, जब वो कुछ अच्छा करते थे किसी बैटल में, किसी युद्ध में अच्छा करके आते थे, तो उनको ऑनर के लिए उनकी जो टोपी में वो फेदर लगा दिया जाता था। तो फेदर से काउंट किया जाता था कि उसकी टोपी में अगर ज्यादा फेदर है, इसका मतलब उसको बहुत अच्छी पोजीशन पे है, वो बार बार उसको सम्मानित किया गया होगा। जैसे आजकल अगर हम पुलिस की बात करें तो वो कंधे पे जो स्टार होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि कितने स्टार हैं, तो कितने अच्छे रैंक पे है। तो उस पुराने जमाने में वो कैप में जो फेदर लगी होती थी, कैप में जो पंख लगे होते थे, उनसे काउंट किया जाता था कि इसने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो फेदर इन ए कैप का मतलब था कि एक फेदर लगा दिया तो उसने कोई ना कोई एक उपलब्धि उसे प्राप्त की है। 2 फेदर हैं तो 2 अच्छी हैं। तो फेदर इन द कैप का मतलब है एडिशनल सक्सेस, अच्छी उपलब्धि, उसने कितनी बार अच्छा किया है युद्ध में। नेक्स्ट है फेदर वंस नेस्ट, अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना। टू एनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, यानी कि अपने, हम जिस पोजीशन पे हैं उसको, उसका फायदा उठाना। मान लो हम एक अच्छी पोजीशन पे हैं तो उसका फायदा उठाकर हम अपने जितने भी अपने काम है वो अप्रोच लगवा के हम कर लें, तो उसको कहेंगे फेदर वंस नेस्ट। एक्चुअल में क्या होता है, ये आया कहाँ से, ये जो ईडम है, जैसे नेस्ट होता है घोंसला, जो पक्षी का घोंसला होता है, पक्षी अपने घोंसले में अपने ही पंख, अपने या जो दूसरे पक्षी होते हैं उनके पंख लगाते हैं ताकि वो अपने नेस्ट को गर्म रख सके, या अपने जो एग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए और वार्मनेस के लिए, गर्म रखने के लिए वो फेदर का यूज करते हैं, फेदर्स यूज करते हैं। तो अपना नेस्ट उसका ही घर है और फेदर भी किसका है, उसी का है, यानी कि उसकी खुद की ही पोजीशन का, खुद के ही फेदर का वो फायदा उठा रहा है। किसके लिए फायदा उठा रहा है? अपने जो एग्स हैं उनको सेफ्टी के लिए, सेफ बनाने के लिए, उनको वार्म रखने के लिए, अपने नेस्ट को वार्म रखने के लिए उनका फायदा उठा रहा है। तो फेदर वंस नेस्ट का मतलब हुआ अपने ही घोंसले में अपने फेदर लगाकर वो अपनी पोजीशन का ही फायदा उठा रहा है, तो अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना। नेक्स्ट है फाइट शाई ऑफ, इसका मतलब था टालना। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड ए थिंग और द पर्सन और ए पर्सन। टालना का मतलब हो गया, जैसे कई बार हम होते हैं ना कि ये काम करना नहीं कल करेंगे, बिल भरना नहीं कल भरेंगे, ये फॉर्म अप्लाई करना कल अप्लाई करेंगे, अरे आज तो मीटिंग थी नहीं कल अटेंड करते हैं। तो इस तरह से जो हम काम टालते हैं, काम को टालते हैं, किसी पर्सन से मीटिंग है, उस पर्सन से मिलना नहीं चाह रहे, उस मीटिंग को टालते हैं, तो उस काम को टालना या किसी से मीटिंग को टालना, उसको हम कहेंगे फाइट शाई ऑफ। अब अगर इसका हिंदी हम देखें, हिंदी में फाइट शाई, तो कहेंगे हम फाइट मीन्स लड़ना, शाई मीन्स शर्म होती है, तो शर्म से लड़ो, इस तरह का हिंदी आएगा। लेकिन एक्चुअल में इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे हम जो शर्मीले लोग होते हैं, जो शाय नेचर के होते हैं, एक्चुअली वो ज्यादातर लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते, तो फिर वो क्या करते हैं, मान लो उनको ये कहे कि कल आपकी मीटिंग है, तो वो शर्म के मारे, हो सकता है वो ज्यादा इच्छा ना हो उनकी मिलने की किसी से, तो कहेंगे नहीं कल की बजाय परसों मिल के आते हैं उनसे, या किसी रिश्तेदार के घर जाना है तो कहेंगे नहीं कल नहीं जाते परसों जाते हैं। तो वो एक तरह से अवॉइड कर रहे हैं, अपनी शाइनेस की वजह से अवॉइड करना किसी भी काम को, उसको कहेंगे टालना। तो आप याद रख सकते हो, कोई भी शर्म की वजह से या अपने शाय नेचर की वजह से काम को टालता रहता है ताकि लोगों से ना मिलना पड़े, तो टालना इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर, विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना। टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, इसका मतलब है कि दूसरे पे कोई ना कोई मजबूरी आ गई, दूसरों की प्रॉब्लम हो रही है, उसका फायदा हम उठाएं, तो उसको कहेंगे हम फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। जैसे हम अगर अभी की सिचुएशन लें, जब कोविड आया था, तो कोविड में बहुत सारे लोगों ने इस चीज का, बहुत सब लोग परेशान थे, जो बीमार हो रहे थे, जिनको दवाइयां नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया है, बहुत महंगे महंगे दामों में वो चीजें बेची हैं। तो उस सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन को हम कहेंगे फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, यानी कि दूसरे की जो परिस्थिति है, बैड परिस्थिति है, गलत उसमें जो वो बैड सिचुएशन में है, उस सिचुएशन का फायदा उठाना, उससे अपना लाभ करना, उसको कहेंगे विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना। एक्चुअल में ये आया कहां से है? जो ट्रबल्ड वाटर का मतलब है यहाँ पे डिस्टर्ब वाटर। जैसे कि अगर किसी तालाब में शांत पानी है, हम उसमें पत्थर फेंक दें तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ट्रबल्ड वाटर का मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब्ड वाटर है। एक्चुअल में क्या होता है, जो ट्रबल्ड वाटर होता है, डिस्टर्ब्ड वाटर होता है, उसमें फिश पकड़ना इतना ईजी होता है,
जितना ज्यादा पानी का बहाव तेज होगा, इधर उधर हो रहा होगा, वहां उतना ही इजीली आप ज्यादा मछलियां पकड़ सकते हो। शांत पानी में मछलियां पकड़ना मुश्किल है। इसका मतलब क्या किया कि ट्रबल्ड वाटर में आपने बहुत सारे फिश पकड़ ली, तो क्या हुआ कि उस जो फिश है उसकी जो विषम परिस्थितियां था उससे आपने लाभ उठा लिया, क्योंकि ट्रबल्ड वाटर में जो मछली है वो बहुत बाइट ज्यादा करती है। अब बाइट ज्यादा करेगी तो मान लो आपने कांटा फेंका है तो बहुत सारी मछलियां उसको बाइट करने के लिए आएंगी, तो बाइट करेंगी तो आप उनको अपने जाल में फंसा लेंगे। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर हो जाएगा विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना। नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर। कष्टप्रद अवस्था में, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। ये तो बिल्कुल सिंपल है, फिश आउट ऑफ वाटर। तो इसे समझ में आ रहा है कि पानी से बाहर अगर आप फिश को निकालोगे तो क्या होगा उसके लिए, तो ये पेनफुल होगा, कष्टप्रद होगा, उसकी सिचुएशन के अगेंस्ट होगा, उसके कंफर्ट के अगेंस्ट होगा। तो कंफर्टेबल प्लेस से अगेंस्ट का मतलब हो गया फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट as सुविधा, a slight unpleasant thing that obstruct the enjoyment of something। अब जो ऑइंटमेंट होता है एक्चुअली मलहम होता है। ऑइंटमेंट मलहम जो हम लगाते हैं, जैसे मान लो हमें कोई चोट लग गई है उस पे ठीक करने के लिए जो मलहम लगाते हैं, किसी भी तरह की दवाइयां हो जो ऑइंटमेंट बोलते हैं, मलहम। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, एक्चुअली ये आया कहाँ से है, जैसे जो ऑइंटमेंट बनाई जाती हैं, जो दवाइयां बनाई जाती हैं, उसमें कुछ किसी तरह का इत्र भी यूज किया जाता है, तो उसमें से फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है। अगर हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो फ्लाईज आ जाती हैं उस पर। कई बार ऐसा होता है कि फ्लाई उसके आसपास मंडरा रही है, उसमें चिपक कर वो गिर जाती हैं। गिरने से ऑइंटमेंट में बैड स्मेल आनी भी शुरू हो जाती है। तो वहां से इसको लिया गया है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, असुविधा। असुविधा को आप कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे जाए, हमने सारा सामान अपने साथ ले लिया, लेकिन हमने सारा खाने का सामान, पैकिंग सब कुछ कर लिया, लेकिन हम मान लो स्पून भूल गए। तो एक मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक छोटी सी उसके अंदर कमी रह गई। तो बहुत सारी चीजें सब अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें छोटी सी कमी रह जाना, उसको हम कहेंगे फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ए स्लाइट, यानी कि स्लाइट मीन थोड़ा सा अनप्लीजेंट थिंग, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ द समथिंग। यानी कि सब कुछ है हमारे पास, लेकिन छोटी सी कोई गड़बड़ रह गई, उसको कहेंगे फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज। झूठी उम्मीद में खुश होना, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर द फुलिश और अनफाउंडेड रीजन। अब पैराडाइज सभी को पता है, पैराडाइज होता है स्वर्ग, तो मूर्खों का स्वर्ग। एक्चुअल में ये जिसने भी ये ईडम जहां से आया है, तो उनका ये बिलीव था कि जैसे हम कहते हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, तो किसने देखा है मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे? तो ये जो ईडम आया, ये वहां से, वो जो जिस सोच से आया, वो उसका सोचना ऐसा है कि जो ये सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो वो मूर्ख हैं, क्योंकि मरने के बाद किसने देखा है? कोई बता सकता है कि कोई मर के ये कहे कि भी हाँ मैं स्वर्ग में जाके आया था? तो ये एक झूठी उम्मीद है, ये खुश होने के लिए झूठी उम्मीद है। और किन के लिए? ये मूर्खों के लिए। तो मूर्ख ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, तो जो स्वर्ग और नरक जो भी है वो यहीं पे है, अर्थ पे है। तो ये ईडम उनके लिए बनाया गया है कि हमें नहीं पता मरने के बाद क्या होगा। जो ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, तो वो मूर्ख हैं, वो झूठी उम्मीद कर रहे हैं अपनी खुशी की। तो इसे कहेंगे हम फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट है 40 विंग्स। 40 विंग्स मीन्स झपकी, ए नैप। जैसे हम काम कर रहे हो दिन में 10 से 15 मिनट एकदम बीच में काम करते करते हम सो गए, छोटी सी झपकी ले ली, उसको बोलते हैं 40 विंग्स। विंग्स हम होता है एक आंख को ब्लिंक करना, यानी कि जैसे आंख मारना जिसको बोलते हैं, विंक होती है वो 40 विंग्स। यानी कि एक आंख को आप 40 बार झपकाओ, बस इतनी ही देर, थोड़ी देर सोना, उसको कहेंगे हम झपकी या एक नैप। नेक्स्ट है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव मीन्स बिना सूचना के अनुपस्थित होना, ए लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और द परमिशन। फ्रेंच लीव यानी कि हम अपने काम पे बिना बताए छुट्टी ले लेते। मान लो हम जॉब कर रहे हैं और हम नहीं गए और हमने कोई सूचना भी नहीं दी, या हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई, हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना किसी को सूचना दी छोड़ दी। हमें कोई काम दिया गया मान लो ऑफिस में, और हमने वो काम कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन आपने उसकी सूचना किसी को, अपने हेड को नहीं दी। तो बिना सूचना के एब्सेंट रहना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना, लीव कर देना, उसको फ्रेंच लीव बोलेंगे। एक्चुअली ये आई कहाँ से है, जो फ्रेंच, एक टाइम ऐसा था पहले फ्रेंच जो लोग थे, फ्रेंच लोग अगर जैसे पार्टी में जाते थे तो वो होस्ट जैसे पार्टी छोड़ देते, लीव कर देते, पार्टी लीव कर देते थे होस्ट को बिना बताए, यानी कि जिसने उनको उसको बुलाया है अपने घर पे, जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया है, वो पार्टी में अपना खाया पिया और बिना उनको होस्ट को बताए ही पार्टी लीव कर देते थे, पार्टी छोड़ देते थे। तो वहां से ईडम बन गया फ्रेंच लीव, फ्रेंच लोगों की लीव, यानी कि बिना बताए ही अनुपस्थित हो जाना, बिना बताए ही लीव कर देना, बिना बताए ही एब्सेंट हो जाना, फ्रेंच लीव। नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट्स, वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। फ्रिंज बेनिफिट उनको बोलेंगे जैसे मान लो जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो उनको सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट उनको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है। जैसे अगर वो बीमार हो रहे हैं तो मेडिकल भत्ता उनको मिल रहा है, या ट्रेवलिंग अलाउंस उनको मिल रहा है, और जैसे मान लो उनकी छुट्टियां हैं, छुट्टियों के लिए पैसे उनको मिल रहे हैं, या एक्स्ट्रा कुछ भी कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं कि सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा जो भी उनकी फैमिली के मेडिकल के लिए, बच्चों की स्कूल फीस भी मिलती है जो गवर्नमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, तो जो ये अलग से भत्ते मिल रहे हैं, यानी कि सैलरी के अलावा जो उनको मिल रहा है, उसको हम कहेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज अगर देखें तो फ्रिंज एक तरह से होता है बॉर्डर आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे मान लो हम जो सैलरी मिली है उसके बॉर्डर भी, मान लो हमें इतनी सैलरी मिल रही है तो इस बॉर्डर से बाहर हमें कुछ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है उसको हम फ्रिंज बेनिफिट्स बोलेंगे। उसके बाद है फ्रॉम हैंड टू माउथ, सिर्फ गुजारा भर, प्रोवाइडिंग ओनली द बेयर एसेंशियल्स, फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि हाथ से सिर्फ मुंह तक। इसका मतलब होता है कि जैसे हम रोज के 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 हमारा डेली का वो खर्च भी हो रहा है, तो हमारी बचत नहीं हो रही, यानी कि सिर्फ गुजारा भर चल रहा है, तो उसको कहेंगे फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि जितना कमाया उतना हमने खा लिया, जिसमें सेविंग्स ना हो, उसको कहेंगे हैंड टू माउथ। एक्चुअली ये आया कहाँ से है, ये हम जैसे ये वर्ड आया है लिविंग लाइक द वाइल्ड एनिमल्स, जैसे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वहां से आया है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, रोज का रोज अपना शिकार करेंगे और खा जाएंगे, उन बचत का या अभी कल के लिए सेव करके रख ले, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो हैंड टू माउथ का मतलब हो गया जो हाथ में है वो मुंह तक जाएगा, आसपास हमने उन्हें कहीं अपने बचत के लिए नहीं रखना है, जो हाथ में है वो मुंह में, यानी कि जो हाथ का मतलब है जो हमने कमाया वो सारा खा लिया, हमने बचत नहीं की। तो ये थे आज के इडम एंड फ्रेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।